कावड़ियों के स्वागत के लिए पुष्प वर्षा के निर्देश दिए, जिसके बाद गुरुवार को हरिद्वार जिला प्रशासन ने कावड़ियों का फूल बरसा करके स्वागत किया। हरिद्वार पहुंचने वाले कावड़ियों पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की गई। इस दौरान एडीजी लॉ एंड ऑर्डर वी मुरुगेशन के साथ हरिद्वार के एसएसपी अजय सिंह भी मौजूद रहे। पुष्प वर्षा से कावड़िए भी काफी उत्साहित दिखे। चलिए आगे बढ़ते हैं। पूर्व आईएएस रामविलास यादव पर ईडी की बड़ी कार्रवाई। रामविलास की 20 करोड़ से अधिक की संपत्ति अटैच की गई। रामविलास पर चल रहा है आय से अधिक संपत्ति का मामला। देहरादून और लखनऊ की चल और अचल संपत्ति अटैच की गई। देहरादून जेल में बंद है पूर्व आईएएस रामविलास यादव। प्रवर्तन निदेशालय ने भ्रष्टाचार के आरोपी पूर्व आईएएस रामविलास यादव के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में रामविलास यादव और उनके परिवार की 20 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति को अटैच किया गया है। इनमें 18 करोड़ रुपए की चल और 2 करोड़ रुपए से अधिक की अचल संपत्तियां शामिल हैं। ईडी ने यह कार्रवाई उत्तर प्रदेश के लखनऊ और उत्तराखंड के देहरादून में की है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर उनके चित्र पर श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री ने कहा कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी एकता एवं अखंडता के लिए अपने जीवन को समर्पित करने वाले प्रखर राष्ट्रवादी विचारक एवं जनसंघ के संस्थापक थे। मातृभूमि के प्रति समर्पित उनकी जीवन गाथा सदैव हम सभी को प्रेरित करती रहेगी। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने भारतीय जनसंघ के संस्थापक एवं राजनीतिक चिंतक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती के अवसर पर कैंप कार्यालय हाथी बड़कला देहरादून में आयोजित पुष्पांजलि एवं गोष्ठी कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। गणेश जोशी ने डॉक्टर मुखर्जी के चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर गणेश जोशी ने कहा कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का राष्ट्रहित के प्रति समर्पण सदैव हमें देश सेवा के लिए प्रेरित करता रहेगा। देखिए, आज हम उस महान शख्सियत को नमन कर रहे हैं जिसने हमेशा देश की एकता और अखंडता के लिए संघर्ष किया, जिसने कहा था कि एक देश में 2 निशान, एक देश में 2 प्रधान, एक देश में 2 विधान नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। हम ये नारे लगाया करते थे। जो कश्मीर के अंदर 370 और 35 के विरोध में खड़े हुए थे, जो एक बहुत संपन्न परिवार से थे और बैरिस्टर की डिग्री लेकर इंग्लैंड से भारत आए, वो चाहते थे तो बैरिस्टर। मसूरी में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जन्मदिवस को धूमधाम के साथ मनाया। इस दौरान बीजेपी नेताओं ने उनके चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर बीजेपी नेताओं ने कहा कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के आदेशों पर चलकर जनसेवा के लिए भाजपा का प्रत्येक कार्यकर्ता समर्पित है और उनके सपनों को पूरा करने के लिए प्रत्येक बीजेपी कार्यकर्ता लगातार काम कर रहा है। सरोवर नगरी नैनीताल में भी मूसलाधार बारिश के चलते सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। वहीं बारिश के चलते मल्लीताल से डिग्री कॉलेज और राजभवन को जोड़ने वाली सड़क का लगभग 20 मीटर हिस्सा भूस्खलन की जद में आ गया है। मौके पर पहुंचे लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों ने क्षतिग्रस्त मार्ग का निरीक्षण कर सुरक्षा के मद्देनजर मार्ग को वाहनों की आवाजाही के लिए बंद कर दिया है। आपको बता दें कि इस मार्ग से आधा दर्जन से अधिक निजी स्कूलों के छात्र और स्थानीय लोग आवाजाही करते हैं। नैनीताल जिले में भारी बारिश के मद्देनजर कल यानी 7 जुलाई को सभी स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र बंद रहेंगे। इसके आदेश डीएम वंदना सिंह ने दिए हैं। अभी भी नैनीताल जिले में 25 सड़कें बंद हैं, जिन्हें खोलने का प्रयास किया जा रहा है। डीएम वंदना सिंह ने कहा कि बारिश के मद्देनजर सभी अधिकारियों को अलर्ट रहने को कहा गया है, क्योंकि पूरे जिले में कई सड़कें भी बंद हो रखी है। नैनीताल में राजभवन के पास एक सड़क क्षतिग्रस्त हो गई है। सभी संवेदनशील क्षेत्रों में जीसीबी तैनात की गई है ताकि बंद पड़ी सड़कों को तत्काल खोला जा सके और लोगों को आवाजाही में किसी भी प्रकार की दिक्कत न हो।
कल विद्यालयों को क्योंकि अलर्ट आया है, पहले येलो अलर्ट आया था, उसको ऑरेंज अलर्ट में अभी कन्वर्ट हो गया है और लगातार सुबह से बरसात हो रही है। आगे भी बरसात होते रहने की संभावना है, तो किसी प्रकार की बच्चों को स्कूल जाते समय मार्ग में कोई दुर्घटना ना हो, इसके लिए स्कूलों को कल के दिन बंद रखे जाने के निर्देश। भारी बारिश के बाद लक्सर नगर स्थित कस्बा पुलिस चौकी में पानी भर गया। पुलिस कर्मियों ने आनन फानन में मौके पर रखे सामान को पानी से बचाया। वहीं पुलिस चौकी में तैनात पुलिस कर्मियों ने पंपिंग सेट के जरिए पानी निकाला। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं लक्सर से। तालाब में तब्दील हुई सड़कें, पंपिंग सेट से पानी निकालने की तस्वीरें आपको दिखा रही हैं। और अब देखिए कि पूरे उत्तराखंड में बारिश से क्या हाल हो चुका है। और ये पुलिस चौकी की तस्वीरें हैं जहां पर पुलिस चौकी तालाब में तब्दील हो गई। इसके बाद पंपिंग सेट से पानी को बाहर निकालना पड़ा। इसके बाद थोड़ी राहत मिली और आगे का कार्य किया जा सका। काशीपुर और आसपास के क्षेत्रों में हो रही मूसलाधार बारिश ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी है। खासकर राहगीरों के लिए ये बारिश आफत बनकर बरस रही है। शहर में सड़कों पर जगह जगह पानी भरा हुआ है और यातायात व्यवस्था पूरी तरह से चौपट हो गई है। नगर निगम, प्रशासन और दूसरे विभाग के कर्मचारी व्यवस्था बनाने में जुटे हुए हैं। मसूरी मैसोनिक लॉज बस स्टैंड पर राज होटल का पुश्ता गिर गया, जिसकी चपेट में आने से स्कूटी क्षतिग्रस्त हो गई। गनीमत रही कि जब पुश्ता गिरा उस वक्त कोई नीचे से नहीं गुजर रहा था, जिससे बड़ा हादसा टल गया। वहीं स्थानीय प्रशासन की ओर से होटल के क्षतिग्रस्त पुश्ते का निरीक्षण किया गया। जल्द होटल स्वामी को पुश्ते का निर्माण करने के निर्देश दिए गए हैं। सुरक्षा को लेकर के पुलिस को विशेष दिशा निर्देश दिए गए हैं। साथ ही लोगों और वाहनों की आवाजाही को लेकर के सभी प्रकार की व्यवस्था करने को कहा गया है। देख सकते हैं आपके सामने लगी हुई कैसी है, नीचे आम पब्लिक चलती है, पूरा आने का खतरा है और जान माल का नुकसान तो है ही है। इससे ये मालिक ही लगाएगा, बाकी किसी का तो प्राइवेट प्रॉपर्टी तो है नहीं, किसी की पर्सनल है। गाड़ियाँ वाड़ियाँ भी खड़ी थी। अब एक स्कूटी से देखो आपके सामने भी अभी गिर ही रहा है। हाँ, अभी देख लीजिए, एक गाड़ी स्कूटी को हमने निकाल दी है बाहर। चमोली में बारिश ने कहर बरपाना शुरू कर दिया है। छिनका में एक बार फिर बद्रीनाथ हाईवे बंद हो गया है। मार्ग खोलने के प्रयास जारी हैं। सुरक्षा को देखते हुए यात्रियों को बिरही और चमोली में रोका गया है। वहीं मलबा आने से कर्णप्रयाग ग्वालदम राष्ट्रीय राजमार्ग भी बाधित हुआ है। वहीं देहरादून में भी लगातार रुक रुक करके बारिश हो रही है, जिसके कारण राजधानी की सड़कें जलमग्न हो गई हैं। वहीं इस बारिश ने ड्रेनेज सिस्टम की भी पोल खोल दी है। नगर निगम दावे कर रहा था कि बरसात से पहले जल निकासी के लिए सभी नालों को साफ कर दिया जाएगा, लेकिन ये दावे भी बारिश में हवा हवाई साबित हुए। रिस्पना पुल के पास तो सड़क पर इतना पानी भर गया था कि बसें भी आधी डूबी हुई नजर आई। ऐसे में अब स्मार्ट सिटी के कार्यों पर सवाल खड़े हो रहे हैं। और वहीं बीजेपी नेता नगर निगम का बचाव करते हुए कह रहे हैं कि स्मार्ट सिटी के कार्यों को गुणवत्ता के साथ किया जा रहा है। साथ ही स्मार्ट सिटी का काम तेजी से हो रहे हैं। और वहीं कांग्रेस प्रवक्ता शीशपाल बिष्ट ने स्मार्ट सिटी को लेकर के तंज कसते हुए कहा कि शहर तो स्मार्ट नहीं बना, लेकिन प्रदेश के मुख्यमंत्री का तमगा लगाकर लेकर के आ गए हैं। स्मार्ट सिटी के नाम पर शहर की जनता पिछले 5 सालों से परेशानी झेल रही है। जनता पार्टी क्या बयान देती क्या नहीं देती ये भारतीय जनता पार्टी जाने, लेकिन स्मार्ट सिटी के बारे में अगर शहर की जनता के आप विचार जाने तो शहर की जनता पिछले 5 सालों से स्मार्ट सिटी के नाम पर परेशानी झेल रही है। शहर की ऐसी कोई गली नहीं है जो खुदी हुई ना हो। आप 10 मिनट की बारिश में गाड़ी से नहीं निकल सकते, पैदल तो निकल ही नहीं सकते। तो शहर की जो आज दुर्दशा है, 1650 करोड़ रुपया स्मार्ट सिटी के नाम पर खर्च कर दिया गया। वो स्मार्ट सिटी के नाम पर खर्चा गया पैसा कहीं दिखाई नहीं दे रहा, ना जाने किस नाली में बह गया। आप ड्रेनेज सिस्टम तक इस शहर में अभी तक डेवलप नहीं कर सके हैं, तो किस चीज की देश में इस समय मानसून चल रहा है। अतिवृष्टि के कारण सड़कें, रोड, नालों में दिक्कत है। जो नाले हैं चौक हो रहे हैं, कहीं पानी घुस जा रहा है, कहीं पानी निकल नहीं पा रहा, कहीं जो है गंदगी और जो प्लास्टिक है, दूसरी चीज़ें हैं, वो नालियों में चला जा रहा है, जिससे चौक हो जा रही हैं। आप इस बरसात के मौसम में स्मार्ट सिटी के कामों का आकलन नहीं कर सकते हैं, उसका डेवलपमेंट की आप बात नहीं कर सकते।
स्मार्ट सिटी का काम जिस गुणवत्ता के साथ में देश और प्रदेश में चल रहा है, इससे अन्य प्रदेश के लोगों को भी उससे लाभ मिल रहा है। उत्तराखंड राज्य हरिद्वार में भी लगातार बारिश जारी है। बारिश के चलते कई जगहों पर जलभराव और नुकसान की तस्वीरें सामने आ रही हैं। यहां कणखल के लाटोवाली में बारिश से एक पुराने मकान की दीवार भरभरा करके कार पर गिर पड़ी। दीवार के मलबे से कार पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है। हालांकि इसमें कोई हताहत नहीं हुआ है। प्रशासनिक अधिकारी लगातार क्षेत्र का जायजा ले रहे हैं। कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत ने गुरुवार को मेडिकल कॉलेज पहुंचकर के 6 करोड़ से अधिक की लागत से स्थापित अत्याधुनिक डिजिटल रेडियोग्राफी सिस्टम और डिजिटल मेमोग्राफी सिस्टम का लोकार्पण किया। इस दौरान धन सिंह रावत ने स्थापित की गई सभी मशीनों का निरीक्षण भी किया। इस मौके पर मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि जल्द मेडिकल कॉलेज में 13 करोड़ रुपए की लागत से MRI की सुविधा का भी उद्घाटन किया जाएगा, जिससे पिथौरागढ़, बागेश्वर और अल्मोड़ा के लोगों को MRI के लिए हल्द्वानी नहीं जाना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि अटल आयुष्मान योजना के तहत निर्धन परिवारों को निःशुल्क MRI की सुविधा दी जाएगी। अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज बहुत अच्छे ढंग से रन हो गया है। बड़ी बात यह है कि अब पिथौरागढ़ 1, बागेश्वर 2 और अल्मोड़ा जिला, ये जो 3 जिले के लोग MRI करने के लिए हल्द्वानी जाते थे, अब लगभग 13 करोड़ रुपए की लागत से अब MRI यहाँ पे लग चुकी है और बहुत जल्दी हम इसका उद्घाटन भी करने जा रहे हैं। मैं ये समझता हूँ कि हल्द्वानी में 12,000 रुपये में MRI होता है और अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज में आयुष्मान भारत में गरीब लोगों के लिए निःशुल्क जो है। विकास नगर में लड़की से छेड़छाड़ के मामले ने तूल पकड़ लिया है। सैकड़ों की संख्या में हिंदू संगठन के लोगों ने मुख्य बाजार में रैली निकाली और बाजार को बंद कर अपना गुस्सा प्रकट किया। आक्रोशित ग्रामीणों ने नगर पालिका परिषद का घेराव किया। इस दौरान नगर पालिका परिषद कार्यालय में जमकर के हंगामा हुआ। वहीं मौके पर कई थानों की पुलिस तैनात रही और वहीं SSP दलीप सिंह कुंवर का कहना है कि क्षेत्र की शांति और सौहार्द को बिगाड़ने का जो कोई भी प्रयास करेगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। SSP ने सभी से शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की है। दोनों पक्षों की तरफ से मुकदमा पंजीकृत हो गया है। हम लोग अलर्ट हैं और मेरा सभी लोगों से निवेदन भी है। एक तो अगर कोई कानून व्यवस्था को भंग करेगा, कानून व्यवस्था को अपने हाथ में लेने का प्रयास करेगा, उसके विरुद्ध बहुत सख्ती से कार्रवाई होगी। मेरा सभी लोगों से आह्वान निवेदन भी है, अगर कोई क्राइम कर रहा है कृपा करके आप पुलिस को बताइए, पुलिस सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी। लेकिन ये किसी को अनुमति नहीं है कि वो जाकर के बदसलूकी करे, मारपीट। केदारनाथ धाम का एक नया वीडियो वायरल हो रहा है और इस वायरल वीडियो में एक लड़का मंदिर परिसर में लड़की की मांग भरते हुए नजर आ रहा है। एक के बाद एक वायरल हो रहे वीडियो के कारण भक्तों में गुस्सा बढ़ा है और वहीं मंदिर समिति ने भी पुलिस को पत्र लिखकर रील्स और वीडियो बनाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। वहीं तीर्थ पुरोहितों ने पुलिस, जिला प्रशासन व मंदिर समिति की व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। केदार सभा के पूर्व अध्यक्ष किशन बागवाड़ी ने कहा, तीर्थयात्री बेरोक टोक मंदिर के गर्भगृह में मोबाइल लेकर जा रहे हैं, जिससे व्यवस्था की बात मंदिर समिति कह रही है। वो व्यवस्था धाम में दिखाई नहीं दे रही। पुलिस प्रशासन भी इस पे कुछ नहीं कर पा रहा है। की तमाम अव्यवस्थाओं, अनियमितताओं के संबंध में आपको अवगत करा रहा हूं कि कई बार कहने के बाद भी यहाँ पर जो है लगेज रूम की हमने मांग की थी कि लगेज रूम होना चाहिए, जहाँ जो है यात्री अपना सामान रखे, अपने मोबाइल कैमरा वगैरह रख सके। लेकिन वर्तमान में इतनी अराजकता की स्थिति हो गई है कि इस मंदिर समिति में कोई पूछने वाला नहीं है कि आप क्या कर रहे हो, कैसा कर रहे हो। कोई दान पात्री उठा के ले जा रहा है, कोई कुछ कर रहा है। आज गर्भगृह में आपके मोबाइल कैमरा सब पहुंच रहे हैं। इस तरह की मंदिर समिति के अंदर तो कहीं बोर्ड लगा हुआ है कि मंदिर के गर्भगृह में, मंदिर के अंदर इस तरह की वीडियोग्राफी करना बिल्कुल वर्जित है और गर्भगृह में तक जो है लोग मोबाइल लेके जा रहे हैं, जिसका जो है दुरुपयोग कर रहे हैं। तमाम जो है इस तरह के वीडियो जो है आपने पूरे उसमें देखे होंगे, जो केदारनाथ के उसकी परंपरा के खिलाफ है और उसकी यात्री हित में, तीर्थ हित में, समाज हित में बिल्कुल गलत है। मंदिर समिति की तरफ से पुलिस को एक लेटर दिया गया है। इसमें जो यूट्यूबर्स या ब्लॉगर्स वहाँ पे वीडियोस बना रहे
पे कार्रवाई करने के लिए बताया गया है। तो मैं आपको पहले ही बता दूं कि पुलिस के द्वारा जो ऑपरेशन मर्यादा के अंतर्गत पहले से ये कार्रवाई जो इन पे लगातार हो रही है और ये आगे भी चलती रहेगी। मैम, जैसा अभी लगातार वीडियो बन रहे हैं तो किस प्रकार इनकी निगरानी रखी जा रही है? पुलिस की गश्त टीम जो है लगातार मंदिर परिसर और मंदिर के जो भी गर्भगृह वगैरह है उस उत्तराखंड महिला कांग्रेस के अध्यक्ष ज्योति रौतेला के नेतृत्व में देश में बढ़ रही मांग के खिलाफ राजधानी में जोरदार प्रदर्शन किया गया। महिला कांग्रेस के अध्यक्ष ज्योति रौतेला का कहना है कि बीजेपी सरकार के शासन में महंगाई दोगुनी हो चुकी है। साथ ही ज्योति रौतेला का कहना है कि यदि भाजपा सरकार इस महंगाई को रोकने के लिए जल्द कोई कदम नहीं उठाती तो महिला कांग्रेस व्यापक आंदोलन करने पर मजबूर हो जाएगी। सरकार हमेशा महिलाओं की बात करती है, लोगों की बात करती है और सरकार बार बार आई है, लेकिन जब से सरकार आई, जब जो 2014 में सरकार नहीं थी तो इनका एक नारा था बहुत गई महंगाई के मार। अब की बार जो सरकार का नाम आपको ही पता है, लेकिन जिस दिन से बीजेपी की सरकार केंद्र में और प्रदेश में आई है, दिन प्रतिदिन हम राशन के दाम बढ़े, सब्जियों के दाम बढ़े, फलों के दाम बढ़े, सिलेंडर का दाम बढ़ा, हर तरीके से महंगाई इन्होंने करी हुई। आज एक आम महिला है, उसके बच्चे को रोजगार नहीं है और उसके किचन पे महंगाई के रूप में एक बहुत बड़ा प्रहार इस सरकार द्वारा किया जा रहा है। इसके उत्तराखंड का आपदा विभाग वित्तीय गड़बड़ियों को लेकर के अक्सर सुर्खियों में रहता है। एक बार फिर आपदा विभाग में कई कर्मचारियों को प्रदेश के अन्य कर्मचारियों की तुलना में दोगुने से ज्यादा वेतनमान दिए जाने का मामला सामने आया है, जिसको लेकर बीजेपी ने नेता रविंद्र जुगरान ने मोर्चा खोल दिया है। जुगरान का कहना है कि ये जनता के पैसे की लूट है और हरीश रावत सरकार में ये फैसला हुआ था, जिससे कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार की बू नजर आती है। इसलिए उन्होंने इस मामले की शिकायत मुख्य सचिव से लेकर कोषागार समेत अन्य जगह की है, जिसका संज्ञान कोषागार के द्वारा लिया गया है और आपदा विभाग में जिन कर्मचारियों को गलत वेतन दिया जा रहा है उनके वेतन पर रोक लगा दी गई है। कुल मिलाकर 1 करोड़ से ज्यादा वेतन 4 कर्मचारियों को आपदा विभाग में दिया गया है, जिसकी रिकवरी होना जरूरी है। साथ ही जिन अधिकारियों की शह में यह हुआ है उन पर भी कार्रवाई की जानी चाहिए। वहीं पूरे मामले को लेकर के आपदा सचिव रंजीत सिन्हा का कहना है कि पूर्व में कर्मचारियों को आपदा विभाग में नियमितीकरण किया गया था। इस दौरान जो जियो जारी हुआ था उसी के तहत वेतन निर्धारण किया गया था, जिसके हिसाब से वेतन दिया जा रहा है। अगर वेतन निर्धारण में गलती हुई है तो ये शासन स्तर उस समय हुई होगी। देश में लगभग 30,000 डाटा एंट्री ऑपरेटर्स हैं। आपदा प्रबंधन विभाग में 2 डाटा एंट्री ऑपरेटर को वर्ष 2016 यानी हरीश रावत जी के मुख्यमंत्रित्व काल से उनको 1 लाख रुपया प्रति माह मिल रहा है। 30,000 डाटा एंट्री ऑपरेटर तो 2400 के या 2200 के स्केल पे काम कर रहे हैं, ये 2 लोग 4600 के स्केल पे काम कर रहे हैं। तो वेतन निर्धारण में गड़बड़ी की गई है, अनियमितता की गई है, जानते बूझते सोच समझकर वित्त विभाग, आपदा प्रबंधन विभाग, ये इनकी गड़बड़ी है, इन्होंने गड़बड़ी की है। मैंने माननीय मुख्य सचिव के साथ साथ सभी संबंधित सचिव, कोषागार, ट्रेजरी, साइबर, अपना जो है साइबर ट्रेजरी, इसके साथ साथ महालेखाकार, इन सब लोगों को समय से अवगत। ये पूर्व में इनको रेगुलराइज किया गया था और उनको जो रेगुलराइज करने का जो जियो था शासन का, जो वित्त विभाग की सहमति से जियो जारी हुए थे, उसी के अनुसार उनका वेतन निर्धारण किया गया था। अभी जो मुद्दे उठे हैं उसमें वो जो के सापेक्ष ही वो उनको वेतन दिया जा रहा है। तो यहाँ पर यूएसडीए में कि किसी की गलती नहीं उसमें मानेंगे। अगर कहीं गलती हुई है तो शासन से हुई है, अगर हुई है तो इसमें हमने अपने फाइनेंस कंट्रोलर को बोला है, इसमें आप देख लें कि क्या इश्यूज है, क्यों। देहरादून की थाना नेहरू कॉलोनी क्षेत्र में हुई लूट की घटना का पुलिस ने 3 दिन में खुलासा कर दिया। देहरादून एसएसपी ने बताया कि नेहरू कॉलोनी क्षेत्र में इवनिंग वॉक के दौरान वृद्ध महिला की चेन लूटने का मामला सामने आया था। मामले की गंभीरता को देखते हुए थाना नेहरू कॉलोनी द्वारा अलग अलग टीमों का गठन किया गया, जिसके चलते गठित टीम ने 75 सीसीटीवी कैमरे और मुखबिर की मदद से केवल 3 दिन में ही 2 आरोपियों को पकड़ लिया। आरोपियों के पास से लूट हुई चेन और एक स्कूटी बरामद की गई है। 3 जुलाई को सायंकाल लगभग 6:30-7 बजे के बीच में नेहरू कॉलोनी थाना क्षेत्र के अंतर्गत जो अपर बद्रीश कॉलोनी है, वहाँ पर एक सैन्य स्थिति की घटना घटी हुई थी और हमारे टीम ने उसी समय से लग करके लगभग 75 हम लोगों ने सीसीटीवी फुटेज खंगाल करके जो है
इसमें 2 अभियुक्त पकड़ लिए गए हैं और उसमें जो है आपका जो मोबाइल जो चैन स्नेच किया गया था, चैन स्नेच जो घटना हुई थी उसको चैन को बरामद किया गया है। जो स्कूटी इसमें इस्तेमाल किया गया था वो भी बरामद हुआ गया है। दोनों अभियुक्तों का आपराधिक इतिहास है और टीम को मेरे द्वारा 5,000 का इनाम। इसने काफी जगह बेचने का प्रयास किया लेकिन वो सफल। लक्सर में लोको कॉलोनी के 2 शिव मंदिरों में नाग देवता की प्रतिमा चोरी होने पर श्रद्धालुओं ने हंगामा किया। वहीं मामले की शिकायत मिलते ही पुलिस भी घटनास्थल पर पहुंची। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच और अज्ञात चोरों की तलाश की जा रही है। के शिव मंदिर पर अक्सर चोरी बढ़ती जा रही हैं और पहले भी कई बार यहाँ पर चोरी करी गई है जो कि नजरअंदाज कर दी गई है क्योंकि किसी को देखा नहीं जा रहा था। लेकिन अगर इसी तरह हिंदू धर्म अनजान बनता रहा तो ये अक्सर चोरियां बढ़ती रहेंगी दिन पे दिन। और सावन का पहले दिन ही हमारे शिव मंदिर पर नाग चोरी करा गया है, रुद्राक्ष की मालाओं को अखंडित करा गया है और इसके पश्चात जब पब्लिक को हमने इकट्ठा करा तो पुलिस को तहरीर दी गई। पुलिस ने हमें आश्वासन दिया कि भाई हम जो है इसको नाग को जल्दी से जल्दी खोज करेंगे। पूरा मामला ये है, यहाँ पहले भी चोरी होती आई है, पुलिस को भी अवगत कराया है। अभी 4-5 दिन पहले नाग चोरी हुआ था, उसके लिए पुलिस को अवगत कराया गया था, उसकी लाइव वीडियो भी डाली थी। अब इन्होंने ये आंटी जी इन्होंने एक नाग चढ़ाया था, दोबारा चोरी हो गया है। ये सब ये स्मैक करने वाले, ये स्मैक पीने वाले हैं। माता का त्रिशूल है, माता की नथ है, ये सब चीज़ चोरी होती रही है। ये लगातार एक तरह से एक साजिश है ये, और कुछ नहीं है। और हम प्रशासन ये साजिश के तहत हो रहा है क्योंकि पुलिस को अवगत कराया जा रहा है, फिर भी उन पर कोई कुछ उनके कान पे जू नहीं रेंग रही है। वो यूं बोल रहे थे पहले दान पेटी उतार ली गई, त्रिशूल निकाल लिया, मंदिर में स्मैक पीने वाले बैठते हैं, सुल्फा पीने वाले बैठते हैं। भैया हम तो 1-2 दिन पहले आए थे तो जब भी नाग चोरी हो गई थी, फिर मंडे वाले दिन हम सुबह ही ले आए थे, फिर चढ़ाए थे। फिर शाम को मैं दीपक जलाने आई तो नाग था ही नहीं यहाँ पे। अब दिन में ही लोग उठा ले गए, बताइए क्या मांग करते हैं? ऐसे। नैनीताल हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष पद पर दिनेश चंद्र सिंह रावत ने जीत का परचम लहराया है। उन्हें 449 वोट मिले हैं, जबकि डीएस मेहता को 229 और शशिकांत शांडिल्य को 124 वोट मिले हैं। रिजल्ट आने के बाद जीत का जश्न रात भर चलता रहा। नवनिर्वाचित अध्यक्ष दिनेश चंद्र सिंह रावत ने कहा कि अधिवक्ताओं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर उनके हितों के लिए लड़ाई लड़ेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि हल्द्वानी में हाईकोर्ट स्थापना के साथ ही वहां पर अधिवक्ता सोसाइटी बनाने के लिए वे प्रयासरत रहेंगे। सर्वप्रथम तो मैं आप लोग के माध्यम से जो उत्तराखंड राज्य में शहीद हुए मेरे शहीदों को विनम्र श्रद्धांजलि देना चाहता हूं, क्योंकि उनकी बदौलत ये राज्य बना और उनकी बदौलत ये हाईकोर्ट बनी जिसमें आज हम लोग खड़े हैं, आप लोग खड़े हैं। मैं सबसे पहले उनको श्रद्धांजलि देना चाहता हूँ और उसके बाद मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं अधिवक्ताओं के हितों की लड़ाई के लिए कंधे से कंधा मिलाकर अधिवक्ताओं के साथ खड़ा रहूंगा और जो भी मेरे से बन पड़ेगा वो करूंगा, क्योंकि मैं वादे तो नहीं करता, लेकिन मुझे मेरे सहयोगी ने इतना सहयोग दिया, इतने बम्पर वोटों से मुझे जिताया, तो मैं इतना ही कहूंगा कि कोई भी परेशानी हो, कुछ भी हो, हमेशा मैं उनके साथ। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। शहीदों